गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी 1978 की, अब वो डेफिनेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अब जो नई डेफिनेशन होगी वो जैसा कि हमारा नया कोड, दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 यहां पर जो बोलता है, उसके हिसाब से हम यहां पर इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन को हम यहां पे इंटरप्रेट करेंगे। अब सवाल आता है कि सर कुछ समझ नहीं आया जो आपने बोला। कोई घबराने की जरूरत नहीं। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, अभी तक पता क्या था, मतलब 2020 से पहले पता क्या था। हम जब भी सोचते थे कि आखिर इंडस्ट्री होती क्या है, इसके लिए हमारे पास एक एक्ट होता था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947। इसके सेक्शन 2 जे के अंतर्गत इंडस्ट्रीज डिफाइंड थी। ठीक है। अब एक बार ना 1978 का मुद्दा है। 1978 के अंदर एक केस हुआ, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस। अब यहां पर ना 7 जजेस की बेंच बैठी और उनको यहां पर यह देखना था कि आखिर इंडस्ट्री बोलते किसको है। तो एक्चुअल में कोर्ट ने पता क्या बोला। कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, इंडस्ट्री हम उसको बोलेंगे जो ये ट्रिपल टेस्ट को फॉलो करेगा। क्या होता है ट्रिपल टेस्ट? 3 चीजें अगर कोई भी संस्था फॉलो कर रही है तो उसको हम इंडस्ट्री बोल सकते हैं। कौन सी 3 चीजें? पहला है इसमें कि उस जगह पे कुछ सिस्टेमेटिक एक्टिविटी, कुछ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। भाई कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप, एक कॉपरेशन, एक रिश्ता होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि वहां पर आपका गुड्स एंड सर्विसेज या तो प्रोड्यूस हो या सप्लाई हो या डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वो चीजें जो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उनका प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों चीजों को फॉलो करती है तो उसको हम लोग इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे ना, तो इस डेफिनेशन की वजह से जो आपका इंडस्ट्रीज है वो बहुत ब्रॉड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं, तो एक्चुअल में ना पहले ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री नहीं होंगे, पर नहीं। हॉस्पिटल भी अपने आप में इंडस्ट्री हैं जो तीनों को फॉलो करते हैं। आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी एनजीओस, ये सब चीजें भी अपने आप में इसी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आने लग गई। काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तो बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन कर दिया आपने इंडस्ट्री, लगभग हर एक चीज ही इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। राइट? ठीक है। तो ये तो बात चलो पता लगी कि 1978 का जजमेंट क्या था। अब आपको पता होगा कि 2020 के अंदर ना हम लेकर आए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑफ 2020। 2020 में जो कोड लेकर आए ना, इसने बता क्या किया। इसने दरअसल में इस पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 को रिप्लेस कर दिया। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर नई डेफिनेशन है हमारे पास इंडस्ट्री की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब पता क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई ये जो 1978 की हमने डेफिनेशन दी थी ना इंडस्ट्री की, अब वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। अब जो नया कोड है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का 2020 का, अब वो नए कोड ने इसको वॉइड कर दिया है पुराने वाले को। तो पुरानी इंटरप्रिटेशन अब यहाँ पे खत्म। अब जो हम नया इंटरप्रिटेशन करेंगे इंडस्ट्रीज का, वो इस नए कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के हिसाब से यहाँ पे करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और क्लैरिफाई करी है। क्या क्लैरिफाई किया है? देखो, मान लो कोई बंदा है, अब वो 2019 के अंदर उसके साथ कोई दिक्कत आती है। अब अगर वो यहाँ पे कोर्ट में जा रहा है ना, तो उस केस में क्या होगा? क्योंकि देखो, ये 2019 का केस कब का है? ये 2019 इज बिफोर कि नया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में आया। तो इस केस में ना, इसको जो भी आपका एक्शन वगैरह होगा वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा था, इसको हॉस्पिटल ने 2019 में हटा दिया। अब इसको लगता है मुझे गलत हटाया गया, तो ये न्याय मांगने किस कानून के अंतर्गत जाएगा? वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जाएगा। पर अगर मान लो एक दूसरा हॉस्पिटल का बंदा था जिसको 2021 में हटाया गया, अब वो 1947 वाले कानून के अंतर्गत नहीं, बल्कि अब वो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि 2020 के बाद नया कोड भारत में आ चुका था। तो फर्क बस ये पड़ा है कि जो नए केसेस होंगे वो आईआर कोड 2020 के हिसाब से देखे जाएंगे, जो पुराने केसेस होंगे जो चलते आ रहे हैं वो आईडीए 1947 के अंतर्गत ही देखते जाएंगे। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी है। अब नई डेफिनेशन हमारी इंडस्ट्री की हमारे यहाँ पे सामने आ चुकी है। दोस्तों, डेट है आज की 21 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना आज, वो है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप सबको पता है कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है ना,
हम अपने डिफेंस सेक्टर में चाहते हैं क्या, आत्मनिर्भर बनना। हम नहीं चाहते कि हम विदेशी जगहों से अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स यहाँ पे मंगाएं। अब इसी चीज को करने के लिए ना हमने 2020 के अंदर फर्स्ट पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लेकर आए। मतलब सरकार ने नाम बताए कि भाई ये वाली चीजें ना आप विदेशों से नहीं मंगा सकते, ये वाली चीजें आपको अपने किसी भी चीज के अंदर डालनी है, कुछ मिसाइल के अंदर डालनी है, कोई भी चीज कुछ रॉकेट के अंदर डालनी है, उसके अंदर जो छोटे छोटे हिस्से डलेंगे ना, ये वाले हिस्से आप विदेशों से नहीं मंगा पाओगे, ये हिस्से भारतीय मैन्युफैक्चरर से ही आपको मंगाने हैं। अब सवाल आता है क्या प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं? बिल्कुल, प्राइवेट कंपनियों से आप उनको प्रोक्योर कर सकते हो, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से भी कर सकते हो, बस विदेशों से नहीं मंगाने। तो इस प्रकार से सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के अंदर यहाँ पर इस चीज को इंप्लीमेंट करवाया कि हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंस यहाँ पे कम हो। इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में जो छोटे छोटे एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी इस प्रकार की चीजें और ज्यादा भारत में बनाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि विदेशों से तो सामान ये आने नहीं वाला, हमें ही बनाना पड़ेगा। तो इससे इनको भी यहाँ पे फायदा होगा, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगा और इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे फोकस होगा। तो इस प्रकार से ना हम जैसे 2020 में पहली लिस्ट लेकर आए, फिर दूसरी लिस्ट, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अब यहाँ पे सिक्स्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन यस लिस्ट हम यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इसके अंदर ना आइटम स्पेसिफाई करते हैं। जैसे इस बार ना 405 आइटम्स ऐसी हैं जिनको स्पेसिफाई किया गया है कि ये आप विदेशों से नहीं मंगा सकते। सर कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल वोल्टेज कन्वर्टर होता है ना, ये आपके डिफेंस में आपका इस्तेमाल होता है, अब ये आपको इंडिया से ही लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, कम्युनिकेशन ऑडियो मैनेजमेंट यूनिट होता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। 405 प्रोडक्ट्स तो इस प्रकार से छठी लिस्ट के अंदर ही ऑलरेडी पहले भी इस प्रकार से बहुत सारे आपके अलग अलग यहाँ पे चीजें बता रखी गई हैं। और ये सारी चीजों के लिए हमारा एक पोर्टल है, सृजन डिफेंस पोर्टल। ये जो मैंने सारे आपको नाम बताए ना, ये सृजन डिफेंस पोर्टल पे ऊपर जाके आप खुद भी देख सकते हो, इनके जो नाम मैंने आपको मेंशन किए। तो ये वही पोर्टल है जो दरअसल में हमारा जो डीडीपी है। व्हाट इज डीडीपी? डीडीपी इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारा पता लगता रहता है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो हम इंपोर्ट नहीं करवा सकते। और इनफैक्ट हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री है ना, उनको ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ताकि वो उनको अंडरस्टैंड करें, उनको समझें एंड उनको देखकर आगे भारत में वही सेम चीज़ों के यहाँ पे प्रोडक्ट को बना पाएं। तो इस प्रकार से 15,000 से भी ज़्यादा छोटी छोटी डिफेंस आइटम्स हैं, हमने उनको सक्सेसफुली इंडिजनाइजेशन कर लिया है। एंड इस प्रकार से आप नोटिस कर पाओगे कि इससे हमारा लगभग हमने 9,000 करोड़ रुपया जो हम इंपोर्ट करवाते थे, अब वो हमने यहाँ पे खुद ही हमने उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है कंसेप्ट आपका पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के बारे में। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन। देखो, एक तो आपको पता होगा एलपीजी के बारे में, जो हम अपने घरों के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें दरअसल में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिक्स होता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं घरों में। जो आप, ठीक है, वैसे ये तो आपका पीएनजी का एग्जांपल है तो पाइप्ड है, पर वैसे आपको जो एलपीजी सिलेंडर आप घर पे इस्तेमाल करते हो ना, वो एलपीजी होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा भी ना आपने कुछ वर्ड सुने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब सर ये क्या होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस? देखो, नेचुरल गैस जो होती है ना, वो अंडरग्राउंड हमारी पाई जाती है। अब वहां से हम उन गैस रिजर्वायर से उनको यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग के बाद वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, वाटर, ये सब हटाते हैं और उनको फिर कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस का मतलब बहुत हाई प्रेशर, जैसे आपका 200 बार के आसपास प्रेशर दिया जाता है, उनको कंप्रेस करके हम सिलेंडर में यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, वो होता है आपके सीएनजी, जो आपने कई बार अपनी गाड़ियों में देखी होंगी सीएनजी का इस्तेमाल होना। ऐसे ही एक कंसेप्ट आता है आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसको हम बोलते हैं। एलएनजी में पता क्या होता है? बस फर्क पता क्या होता है, हम कंप्रेस नहीं करते एलएनजी में। एलएनजी में क्या करते हैं, हम जो अपनी नेचुरल गैस होती है उसको काफी ज्यादा लिक्विडफाइड करते हैं। कैसे? उसको बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, लगभग -160 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएंगे, तो इस प्रकार से वो लिक्विफाई हो जाएंगी। लिक्विफाई हो जाएंगी तो इस प्रकार से बहुत ही छोटे कंटेनर में आ जाएंगी, तो उनको ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। और ऐसे ही एक आखिरी वर्ड आता है पीएनजी का। पीएनजी होते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। ये देखो ना, जो बस ये आपका ऐसा समझ लो कि है नेचुरल गैस ही, जो प्यूरिफाइड नेचुरल गैस है, पर उसको पाइप के माध्यम से यहाँ पे घर में डिलीवर कर रहे हैं। अब ये होते हैं पीएनजी। अब हम लोग पता क्या चाहते हैं, हमने देखो पीछे कुछ मंथ्स में क्राइसिस देखा था, भारत में एलपीजी क्राइसिस आया था, तो हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर ये पाइप्ड नेचुरल गैस के थ्रू यहाँ पे घरों तक यहाँ पे अपनी जो गैसेस हैं यहाँ पर पहुंचे।
इसी का नाम है पीएनजी। तो एक प्रकार के नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरली अकरिंग फॉसिल फ्यूल होता है जो धरती के यहाँ पे सरफेस के नीचे यहाँ पे फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द रिमेन्स ऑफ एंशियंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कलरलेस होती है, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेती है और इसमें मेजरली आपका मीथेन आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसके अलावा कुछ हाइड्रोकार्बन्स और कुछ इंप्योरिटीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अब ना हम अगर पीएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। भारत में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास आपको पीएनजी कनेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे एंड काफ़ी एक्सपैंड हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर। और इसका फ़ायदा ये है कि तो पहली बात तो क्लीनर है, ये आपका पर्टिकुलेट एमिशंस पोल्यूटेंट एमिशन पर कंपैरेटिवली कम करता है, तो इससे कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा पीएनजी कंटिन्यूअस है। देखो एलपीजी में तो आपको सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं कंटिन्यूअसली, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, स्टोरेज का खर्चा, बार बार सिलेंडर को रिप्लेस करवाने का खर्चा, वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं आती, ज़्यादा सेफ माने जाते हैं। और अगर हम पीएनजी की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं ना तो डेफिनेटली इससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। डिपेंडेंस जो है हम यहाँ पे कंपेरेटिवली कम कर सकते हैं। तो सर इसके लिए तो फिर सरकार को कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल, सरकार इसको और प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, सरकार ने यहाँ पर एक स्कीम लेकर आई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन। अब इसमें पता क्या होगा, इसमें आपके जो पीएनजी कनेक्शन जो लगाते हैं ना उनके लिए कुछ यहाँ पे बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके एरिया के अंदर कोई कंपनी है, ठीक है, जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अब वो पता क्या करेगी, उसका ना कुछ टारगेट होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में सुना होगा, आईजीएल बहुत ही फेमस है। अदानी टोटल गैस के बारे में सुना होगा। अब इनको ना कुछ टारगेट गिवन होगा, ठीक है। अगर ये इस टारगेट को एक्सीड करते हैं, टारगेट से ऊपर जाते हैं ना, तो इन कंपनीज को कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। सर क्या इंसेंटिव होगा, देखो इनको 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सस्ती नेचुरल गैस यहाँ पे डोमेस्टिक नेचुरल गैस मिलेगी। अब सवाल आता है कि सिर्फ सस्ती नेचुरल गैस का ये लोग क्या करेंगे। भाई देखो आप खुद समझो, अगर इनको सस्ती नेचुरल गैस यहाँ पे मिल रही है तो इनका खर्चा कम हो जाएगा, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये चाहेंगे ना कि और ज्यादा से ज्यादा पीएनजी कनेक्शन दे, ठीक है। दिक्कत इनको क्या आ रही थी कि गैस को लेना, गैस को सोर्स करना महंगा था, है ना। तो अब इनको अगर ऐसा पड़ता है कि अगर ये पीएनजी कनेक्शन बहुत ज्यादा लगाते हैं अपने एरिया के अंदर, तो उससे फायदा क्या होगा, इनको सस्ती गैस मिलेगी। सस्ती गैस मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे टारगेट्स भी इंप्रूव होंगे एंड इस प्रकार से सारा हमारा जो पीएनजी है वो और ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। तो इसीलिए हमने ये इंसेंटिव स्कीम यहाँ पे दी है, जहां पर 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस यहाँ पे इनको लोअर प्राइस गैस यहाँ पे मिलती रहेगी एंड इसका इनको यहाँ पे फायदा इस प्रकार से यहाँ पे होता रहेगा। तो ये है इंसेंटिव स्कीम। और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो एक बात यहाँ पे समझना, आम जनता को नहीं मिल रहा कुछ भी, यहां पर मिल किसको रहा है, मिल रहा है जो अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको, ठीक है। लोगों को नहीं मिल रहा है इंसेंटिव। कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं ना, इंसेंटिव दे रहे हैं किसको, हमारे जो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं उनको यहाँ पे इंसेंटिव दे रहे हैं। और पैसा नहीं दे रहे इनको बस सस्ती गैस दी जा रही है। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बताई हैं। क्या बातें बताई हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो भाई हमारी जो जेनजी है एक तो वो, और उसके बाद वाली जो जनरेशन है जन अल्फा, इनको देखो हमें इनके बिहेवियर में बदलाव करवाने की जरूरत है। कैसे, देखो पॉइंट पता क्या है कि मतलब सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि देश में साफ सफाई का या वेस्ट मैनेजमेंट का काम सिर्फ सैनिटेशन वर्कर का है। नो, इसमें आम जनता भी, लोग भी, इंस्टीट्यूशन भी, लोकल बॉडीज भी और जो भी वेस्ट जनरेशन करते हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें, ठीक है। अगर आपके बिहेवियर में ही बदलाव आ गया होगा ना तो उससे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे कम जनरेट करोगे या वेस्ट का आप सही ढंग से उसको डिस्पोज करोगे। स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर हम उनको सिखाएं ये सारी वेस्ट मैनेजमेंट लर्निंग सिखाएं तो डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर हमारा देश बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी बोला गया है कि वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने के अंदर। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर साथ में मिलकर ये काम किया जा सकता है। फिर कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई देखो जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 यहाँ पे बनाए गए हैं उनको हम यहाँ पे देखते रहें, उस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करते रहें। ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए हैं। अब अगर मैं बात करूं ना 2026 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की, देखो ये ना मैंने आपको पहले भी टॉपिक पढ़ाया था। जो लोग रेगुलर होंगे ना उनको ये सारे रूल्स पहले से ही पता होंगे। मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जो नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ना 2026 वाले, इन्होंने दरअसल में 2016 के रूल्स को रिप्लेस कर दिया है।
अब जो नए रूल्स है ना, उसके अंदर क्या बोला गया है कि आपका जो वेस्ट होगा उसको 4 हिस्सों में आपको यहाँ पर सेग्रीगेट करना होगा सोर्स के ऊपर ही। कौन से 4 हैं? एक आपका वेट वेस्ट, एक आपका ड्राई वेस्ट, एक आपका सैनिटरी वेस्ट और एक आपका स्पेशल केयर वेस्ट। सर वेट वेस्ट में क्या आता है? जैसे आपका किचन का वेस्ट नहीं होता कि आपने फ्रूट्स खाए, ठीक है ना, तो उसका जो वेस्ट, खाने का वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो सारा वेट वेस्ट में आ जाता है। ड्राई वेस्ट में आपका जैसे आपका पेपर, आपका ग्लास, आपका मेटल, आपका प्लास्टिक, वो सब आ गया। सैनिटरी वेस्ट में आता है आपके जैसे डाइपर्स होते हैं, सैनिटरी पैड्स वगैरह हो गया, मेडिकल हाइजीन वाली चीजें। स्पेशल केयर वेस्ट क्या होता है? देखो इसमें बैटरीज, बल्ब्स, ठीक है ना, इस प्रकार मेडिसिन वगैरह, ये स्पेशल केयर वेस्ट में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इनको सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है, इससे रिसाइकल करना चीजों को आसान हो पाएगा। फिर इसके अलावा ना 2026 के रूल्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो वेस्ट जनरेट करेगा उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वेस्ट को सेग्रीगेट करने की, उसका स्टोरेज की और वेस्ट को सही जगह हैंड ओवर करने की। इनफैक्ट ना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बल्क वेस्ट जनरेटर का। देखो जैसे आपके बड़े बड़े होटल होते हैं, बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, बड़े स्कूल्स होते हैं, बड़ी बड़ी गेटेड सोसाइटीज होती हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, मॉल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, जो भी ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटर है ना, जो दिन में 100 किलोग्राम पर डे से भी ज्यादा यहाँ पे जनरेट करते हैं ना, उनकी कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां हैं। देखो आप जब इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट करोगे तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सेग्रीगेट करो, जो वेट वेस्ट है उसको लोकली आप यहाँ पे प्रोसेस करो, है ना, रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो ये सारी चीजें इनको करनी पड़ेंगी यहाँ पर। इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। यहाँ पर ये बात बोलता है कि भाई जो भी प्रोड्यूसर हैं, जो ब्रांड ओनर्स हैं, जैसे मान लो कोक ने अपने इतनी सारी बॉटल्स बनाई, ठीक है ना, तो ये सब जो इंपोर्टर होते हैं, इनको प्रॉपर यहाँ पे जो भी कलेक्शन, रिसाइकलिंग और रिकवरी ऑब्लिगेशन की होती है। मतलब प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो चीजें बनाए, उनकी उनकी प्रॉपर रिकवरी हो, प्रॉपर रिसाइकलिंग हो, ये भी दरअसल में उसी की यहाँ पे जिम्मेदारी देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो नया रूल्स आए हैं, इन्होंने ओपन डंपिंग को यहाँ पे बोला है कि ओपन डंपिंग आप ना करिए। जो आपका प्रॉपर आपका रिसाइकल जो वेस्ट वगैरह होगा ना, उसका प्रॉपर आप सैनिटरी लैंडफिलिंग उसमें साइंटिफिक ढंग से यहाँ पे करिए। तो लैंडफिल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, केवल और केवल नॉन रिसाइकलेबल, नॉन एनर्जी वाला या इनर्ट मटेरियल होगा, सिर्फ उसी को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे सैनिटरी लैंडफिल्स के अंदर, बाकी सब नहीं। राइट। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार रूल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो हमारी कोशिश यहाँ पे यही है कि इन सब चीज़ों के माध्यम से हम सर्कुलर इकोनॉमी यहाँ पे प्रमोट करें। पहले जो हमारा एक टेक मेक डिस्पोज मॉडल था कि आपने चीज़ खरीदी, मतलब आपने चीज़ ली, उसको बनाया, उसको फेंक दिया, ऐसे नहीं बात चलेगी। आपको सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट करनी पड़ेगी। रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, रिसोर्स रिकवरी, ये सब चीज़ें करिए। फिर लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज अगर अपने पास अपना पैसा जनरेट करते हैं जैसे लोकल टैक्सेस के माध्यम से, तो उन पैसे का इस्तेमाल फिर कहीं ना कहीं हम वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जो अलग अलग वेस्ट पिकर्स होते हैं, देखो कुछ तो होते हैं फॉर्मल, कुछ होते हैं इनफॉर्मल, जो आपने गलियों वगैरह में देखे होंगे, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको हम यहाँ पे रजिस्टर वगैरह करवा सकते हैं। पुणे का है जैसे स्वच्छ मॉडल है, उसने 4,000 से भी ज्यादा जो इस प्रकार से ठीक है जो वेस्ट उठाते हैं उनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है। उनके माध्यम से 10 लाख घरों तक वो पहुंच पाते हैं, पुणे के जो स्वच्छ मॉडल हैं। एंड इस प्रकार से लगभग 82,000 टन एनुअली वहां पे रिसाइकल कर पाते हैं। तो डेफिनेटली देखो जो गलियों गलियों में इस प्रकार से जो घूमते हैं ना, जो इस प्रकार से कूड़ा कचरा उठाने वाले, अगर हम उनका इस्तेमाल करें, उनका यूज करें, तो उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें, जीपीएस जीआईएस बेस्ड कलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। फिर आपका अलग अलग टेक्निक्स बन जाती हैं जिसके माध्यम से आप अपने वेस्ट को मैनेज कर पाएंगे। देखो एक कंसेप्ट आता है यहाँ पे बायो माइनिंग का। सर बायो माइनिंग क्या होता है? देखो जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई पुरानी लैंडफिल है, ठीक है ना, तो हम पता क्या करेंगे, उसकी माइनिंग करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होंगे जिनको हम रिकवर कर सकते हैं। जो चीजें हम रिकवर कर सकते हैं उनको हम यहाँ पे रिकवर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, उसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है, मेटल को रिकवर किया जा सकता है, कुछ और ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका बायोगैस में इस्तेमाल हो सकता है। आप लोगों ने दिल्ली में जो गाजीपुर की लैंडफिल है ना, वो देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें भी बायो माइनिंग एफर्ट आज के टाइम चल रहा है। फिर इसके अलावा बात होती है बायो रेमिडिएशन की। अब जब वर्ड आ गया ना बायो, ये बायो का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाता है। तो यहाँ पर पता क्या होता है, हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए, पॉल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो वो चीज की जा रही है। एक होता है इन सीटू रेमिडिएशन, एक होता है आपका एक्स सीटू। आप लोगों ने सारे वर्ड्स अपने एनवायरमेंट में पढ़े होंगे।
इन सीटू में क्या होता है, जहां पर पोल्यूशन साइट है वहीं पर ट्रीटमेंट करना है। एक्स सीटू में क्या होता है, पोल्यूशन को मतलब पोल्यूटेड मटेरियल को कहीं और लेकर जाएंगे, वहां पर ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, एक कंसेप्ट आता है आपका साइंटिफिक लैंडफिल का, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एक ऐसी फैसिलिटी होगी जहां पर साइंटिफिक ढंग से वेस्ट का सेफ डिस्पोजल यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बातें बताई हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के बारे में। दोस्तों अभी पता क्या हुआ है, ईरान ने ऐसा बोला है कि वो एनडीबी बैंक को ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है ना। अभी फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें ना एनडीबी, तो एनडीबी को आप लोग पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी यहाँ पे जानते थे, अब उसका नाम हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से ही जानते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें ना ब्रिक्स, तो आप सबको पता होगा कि ब्रिक्स में स्टार्टिंग में तो 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन किया, फिर आगे और कंट्रीज भी ज्वाइन करी। बट अगर मैं बात करता हूं चौथे ब्रिक्स समिट की जो 2012 में नई दिल्ली में हुआ, वहां पर इंडिया ने बोला था कि एक ब्रिक्स लेड डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए। फिर इसके 2 साल बाद यानी कि 2014 में जब छठा ब्रिक्स समिट हुआ फोर्टालेजा ब्राजील के अंदर, वहां पर फाइनली डिसाइड हो गया कि एनडीबी यहाँ पे बनेगा। और इनफैक्ट ना ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है कि फोर्टालेजा डिक्लेरेशन से किसका फॉर्मेशन हुआ, तो आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो 2014 में ये फॉर्मेशन हुआ और आगे जाके 2015 में ये ऑपरेशनल हो गया एनडीबी। एनडीबी के हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके रीजनल ऑफिस आपको जोहानसबर्ग, साओ पोलो, मॉस्को एंड आपका गिफ्ट सिटी इंडिया के अंदर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग फाउंडिंग मेंबर्स तो यही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बट आगे जाके इसमें और देश यहाँ पे ऐड ऑन हुए। इसकी मेंबरशिप सभी यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए ओपन है, पर अभी फिलहाल यहाँ पे इसके अंदर बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश और जुड़ गए हैं। और जो जो पांचवा मेंबर था वो आपका उज्बेकिस्तानी था, यानी कि 5 फाउंडिंग थे, 5 नए और जुड़ गए, टोटल हो गए यहाँ पे 10। अब यहाँ पर अगर आने वाले समय के अंदर ईरान भी जुड़ने वाला है तो 11 मेंबर हो जाएंगे। कुछ और बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनडीबी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है दैट इज 100 बिलियन यूएस डॉलर, और जो 50 बिलियन यूएस डॉलर है वो पहले जो 5 फाउंडर्स थे उनके द्वारा यहाँ पे सब्सक्राइब आपको देखने को मिल जाएगी। इसके वोटिंग राइट्स प्लीज ध्यान से रखना, यहाँ पर ना जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन सबके इक्वल वोटिंग राइट्स थे 20%। किसी भी देश के पास कोई वीटो पावर यहाँ पे नहीं है। अब आगे मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास भी वोटिंग पावर आएगी। बट एक बात क्लियर है कि जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स है ना, उनके पास कम से कम 55% वोटिंग पावर तो रहेगी रहेगी। चाहे नए मेंबर आते भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर इन पांचों के पास मिलाकर 55% तो इसका होना ही चाहिए, इसका वोटिंग पावर का। फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है यहाँ पे इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इसके अलग अलग काम काज है वो यहाँ पे देखते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फाउंडिंग मेंबर से यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है ऑन अ रोटेशनल बेसिस फॉर अ 5 ईयर टर्म पीरियड, 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। देखो आने वाले समय के अंदर अगर ईरान एंटर कर गया इसके अंदर, तो उससे पता क्या होगा, उसको यहाँ पर फिर जो डेवलपमेंट फाइनेंस है, जो पैसा है, अब वो मिल पाएगा, भले ही वेस्टर्न ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हों। फिर इसके अलावा क्योंकि देखो ब्रिक्स के जो देश हैं वो चाहते हैं नेशनल करेंसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होना, यूएस डॉलर को थोड़ा सा वहाँ पे इतना पसंद नहीं किया जाता, तो वो डी डॉलराइजेशन की तरफ भी एक पॉइंट कदम यहाँ पे बन सकता है। बाकी ये साउथ साउथ कोऑपरेशन को भी यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि ज्यादातर देश यहाँ पे ग्लोबल साउथ का यहाँ पे हिस्सा आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है इंडिया अर्मेनिया के रिगार्डिंग। देखो भारत और अर्मेनिया के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने यहाँ पर जो एमओयू है वो यहाँ पर हमने साइन किए हैं। तो आने वाले समय के अंदर दोनों देश एक दूसरे के साथ खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीजें मिलकर यहाँ पे करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन दोनों देशों के बीच में यहाँ पे साथ में होगा। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक बार अर्मेनिया की हम यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाएंगे होंगे दिस इज अर्मेनिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्मेनिया अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर मैं अर्मेनिया की बॉर्डर्स की बात करूं तो आप यहाँ पर एक इधर आपका अजरबैजान आ गया, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ में जॉर्जिया आ गया, फिर यहाँ पे आपका नीचे ईरान आ जाता है सदर्न साइड की तरफ, और वेस्ट में आपको यहाँ पे टर्की देखने को मिल जाएगा। जो 4 देशों के साथ ये जो अपना अर्मेनिया है बॉर्डर टच करता है। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलता रहता है, खासकर अगर मैं बात करूं नागोर्नो काराबाख रीजन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये कई बार मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, दोनों देशों के बीच में युद्ध कई बार यहाँ पे हो चुका है। इसकी जो कैपिटल आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे ना, इसकी कैपिटल यहाँ पे येरेवन जो है ना, ये इसकी कैपिटल सिटी आपको देखने को मिल जाएगी।
ये जो रीजन है ये साउथ कॉकस रीजन ऑफ यूरेशिया के अंदर यहाँ पे लोकेटेड है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका हेरिटेज आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में नहीं जानना, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे माउंट एरागट्स जो है वो यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक है एंड लेक सेवन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फेमस आपको लेक देखने को मिल जाएगी। बस इतना काफ़ी है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी टॉपिक और है, दैट इज रिगार्डिंग इंडियन आर्मी चीफ कन्फर्ड ऑनररी जनरल रैंक इन नेपाली आर्मी। नेपाल की आर्मी के अंदर ना हमारे आर्मी चीफ जो कि हैं जनरल धीरज सेठ जी, उनको यहाँ पर ऑनररी जनरल ऑफ नेपालीज आर्मी का यहाँ पे जो दर्जा है, जो रैंक है वो यहाँ पे कॉन्फर किया गया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे ये नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल जी, और ये हमारे देश के हमारे इंडियन आर्मी चीफ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये नेपाल हमारे आर्मी चीफ को ये क्यों रैंक दे रहा है। देखो एक्चुअली अगर हम बात करें ना तो ये एक ट्रेडिशन है भारत और नेपाल के बीच में। 1950 से भारत और नेपाल क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश के आर्मी चीफ के ऊपर ये ऑनररी रैंक ऑफ जनरल का यहाँ पे जो रैंक है वो यहाँ पे देता है। ये केवल केवल एक लेगेसी है, ये एक ट्रेडिशन है। अब इसका ऐसा कुछ और मतलब नहीं है कि हाँ हम लोग कंट्रोल करेंगे उनके डिफेंस को, नहीं, या वो हमारे डिफेंस को कंट्रोल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ये केवल और केवल एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक रिश्ता है, एक ट्रस्ट दोनों देशों के बीच में यहाँ पे बताता है। तो ऐसा हमेशा से होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा, पर इसका कुछ और इसका मिलिट्री या ऑपरेशनल कमांड के साथ कोई इसका लिंकेज यहाँ पे नहीं है। बस रिश्ते हमारे अच्छे हैं, तो ये हम तब से ही करते आ रहे हैं ट्रस्ट के तौर के ऊपर, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था यहाँ पे पीएम केयर्स फंड के बारे में। अब मैंने आपको बताया था कि पीएम केयर्स फंड जो है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता है, सो दैट इज वाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ के अंदर, प्रोडक्टिविटी के अंदर, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट क्या शेड्यूल 2 में है? नहीं, ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल ये सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करता है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।